ठीक है। नमस्ते। और मेरे टेक्निकल बूट कैंप के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। ये 1 साल लंबी श्रृंखला होने वाली है, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स के बारे में वह सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा, जो आपको ट्रेडिंग के इस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए जानना आवश्यक है। इसमें हर सीजन में 12 क्लास होंगी और कुल 3 सीजन होंगे। हम सीजन 1 से शुरुआत कर रहे हैं, जहां हम उन सभी अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स की बुनियादी परतों को समझेंगे, जिन पर मैं ट्रेड करता हूं। हम हर चीज पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर दूसरे और तीसरे सीजन में और गहराई में जाकर एडवांस्ड तरीकों को समझेंगे। ये क्लास हर हफ्ते जारी की जाएंगी, और यदि आप हर एपिसोड के साथ ही जगह है। अब शुरू करने से पहले एक साधारण सा डिस्क्लेमर। इस बूट कैंप के अंदर का सारा कंटेंट केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है। ट्रेडिंग जोखिम भरी होती है, आप यह जानते हैं। आपको सुरक्षित तरीके से ट्रेड करना चाहिए। असली पैसे को जोखिम में डालने से पहले गहराई से अध्ययन करना चाहिए, और जिन तरीकों को आप सीखते हैं, उन्हें पहले सिमुलेशन में अभ्यास करके महारत हासिल करनी चाहिए। अब यह सब जिसे कहने के बाद आज की क्लास में प्रवेश करते हैं, जो कि एपिसोड 1 होने के नाते प्राइस एक्शन पर केंद्रित है। मैं आपको कैंडलस्टिक ट्रेडिंग और समग्र रूप से हूं है, और मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स का उपयोग करना चाहिए और किन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। तो यह कहने के बाद चलिए चार्ट्स पर चलते हैं और काम शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब हम प्राइस एक्शन कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जब हम प्राइस एक्शन कहते हैं तो हम सीधे सीधे कच्ची कीमत, रॉ प्राइस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हम मार्केट की वास्तविक कीमत को ट्रैक कर रहे हैं, यानी हम कैंडलस्टिक्स को देख रहे हैं। वे कैसे प्रिंट हुई हैं, उनके अंदर ऊपर नीचे की चालें क्या हैं, और वे हमें कौन सी जानकारी दे रही हैं। और हम किसी भी प्रकार के इंडिकेटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम किसी बाहरी फैक्टर का उपयोग नहीं करेंगे। हम पूरी तरह इस पर ध्यान देंगे कि कीमत हमें क्या बता रही है। अब बहुत से लोग इंडिकेटर्स का उपयोग करना चुनते हैं, और मैं ऐसा क्यों नहीं करता, और क्यों मैं रॉ मार्केट प्राइस पर ध्यान देना पसंद करता हूं। इसका कारण यह है कि स्टोकेस्टिक जैसे इंडिकेटर या लगभग कोई भी अन्य इंडिकेटर जो जानकारी आपको देते हैं, भले ही आपको लगे कि वे महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, वे वास्तव में केवल वही बातें बता रहे होते हैं जो मार्केट की कीमत पहले ही प्रिंट कर चुकी है। तो यह सब लैगिंग है। यह हमें भविष्य के बारे में कोई अंतर्दृष्टि नहीं देता। यह केवल उन कैंडल्स के आधार पर जानकारी देता है जो पहले ही बन चुकी हैं। तो पहला, हम ऐसी जानकारी देख रहे होते हैं जो हमें कुछ नया नहीं बता रही। और दूसरा, यदि हम रियल टाइम में यह निर्धारित करना चाहते हैं कि मार्केट आगे कहां जा सकता है, तो मेरी राय में यह कहीं अधिक समझदारी है कि हम सीधे वास्तविक मार्केट प्राइस और उसकी चाल को देखें, बजाय इसके कि हम कुछ यादृच्छिक लाइनों और लैगिंग जानकारी को ओवरले करके निर्णय लें। इसलिए इंडिकेटर्स हमारे लिए सवाल से बाहर हैं। अब हो सकता है कि इस पूरी सीरीज में हम एक दो इंडिकेटर पेश करें, लेकिन वे सेशन इंडिकेटर जैसे होंगे, जो बस दिन के अलग अलग समय को मार्क करते हैं, ताकि आपको यह दिखाया जा सके कि ट्रेड करने के महत्वपूर्ण समय कौन से हैं। यह उस अर्थ में इंडिकेटर नहीं है कि वह हमें कोई विश्लेषणात्मक जानकारी दे रहा हो। यह केवल प्रक्रिया के एक हिस्से को सरल और स्वचालित करता है, लेकिन हम उस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो यह सब कहने के बाद, प्राइस एक्शन का मतलब है मार्केट की कहानी पढ़ना। कम से कम जिस तरह मैं इसे देखता और ट्रेड करता हूं, उस अर्थ में। मार्केट लगातार हमें एक कहानी सुना रहा है। हर एक कैंडल जो प्रिंट होती है, और हम थोड़ी देर में कैंडल्स को और गहराई से समझेंगे। फिलहाल कैंडल, यानी इन छोटे ब्लॉक्स में से एक, हर एक जो बनती है, वह हमें यह जानकारी दे रही होती है कि उस क्षण में खरीदार, बायर्स या विक्रेता, सेलर्स में से कौन नियंत्रण में है। और यह जानना कि खरीदार या विक्रेता में से कौन नियंत्रण में है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। और यदि हमें इस मार्केट से पैसा कमाना है, तो हमें यह जानना होगा कि आगे क्या होने की संभावना है, ताकि हम ऊपर की चाल में खरीदकर लाभ कमा सकें और नीचे की चाल में बेचकर लाभ कमा सकें। तो जब हम वास्तविक प्राइस एक्शन को देखते हैं, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, और कुछ ऐसे जिनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि मेरी राय में अच्छा और बुरा प्राइस एक्शन विश्लेषण होता है। और मैं इस पूरी सीरीज की शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कुछ हद तक व्यक्तिपरक है। मैं अपनी राय और वह साझा कर रहा हूं जिसने मुझे और उन लोगों को, जिन्हें मैंने सिखाया है, सफलता दिलाने में मदद की है। आप मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं, यह बिल्कुल ठीक है। आप मेरे अलग कॉन्सेप्ट्स पर ट्रेड कर सकते हैं, यह भी ठीक है। लेकिन यह मार्केट को देखने का मेरा दृष्टिकोण है, और यही मैं यहां आपको सिखाने वाला हूं। जैसा कि मैंने कहा,
जब मैं अपना प्राइस एक्शन विश्लेषण करता हूं, जब मैं कैंडलस्टिक्स पढ़ता हूं, मूवमेंट्स पढ़ता हूं, मार्केट द्वारा बनाए गए हाई और लो को पढ़ता हूं, तो मैं मार्केट से एक कहानी या नैरेटिव विकसित करने की कोशिश करता हूं। मैं यह समझने की कोशिश करता हूं कि हर कैंडल और बड़ी कैंडल्स का संदर्भ मिलकर मुझे खरीद और बिक्री के दबाव के बारे में क्या बता रहा है। खरीदार या विक्रेता में से कौन नियंत्रण में है, क्योंकि अंततः यही हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। उदाहरण के लिए, मैं पैटर्न्स का प्रशंसक नहीं हूं। कुछ लोग ट्रायंगल पैटर्न पर ट्रेड करते हैं। वे चार्ट पर कुछ लाइनें खींचते हैं, फिर ब्रेक और रिटेस्ट का इंतजार करते हैं और उसके अनुसार खरीद या बिक्री करते हैं। मुझे ऐसे पैटर्न पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वे किसी कहानी से जुड़े नहीं होते। वे यह नहीं समझाते कि कीमत वास्तव में क्या कर रही है। हमें पैटर्न ट्रेडिंग की मानसिकता से अलग होना है और उसकी जगह नैरेटिव बनाना सीखना है। हम मार्केट द्वारा दी जा रही जानकारी से कहानियां बनाना चाहते हैं। अब इससे तुरंत चार्ट पैटर्न्स बाहर हो जाते हैं और ऐसी चीजें भी, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तथा ट्रेंड लाइंस, जो एक तरह से अपने आप में पैटर्न ही हैं। अब जल्दी से समझते हैं कि ये क्या हैं और मैं इन्हें क्यों अवॉइड करता हूं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बस एक लाइन है जो हम चार्ट पर उन क्षेत्रों के आधार पर खींचते हैं जहां मार्केट ने पहले प्रतिक्रिया दी हो। उदाहरण के लिए, आप देख सकते हैं कि यहां मार्केट ने एक बार टैप किया, यहां दोबारा टैप किया, फिर ब्रेक हुआ, फिर वापस आकर उन्हीं लेवल्स को छुआ। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का विचार यह है कि अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर है तो हम रिटेस्ट पर खरीदेंगे, अगर नीचे है तो रिटेस्ट पर बेचेंगे। यह ट्रेड करने का एक ठीक ठाक तरीका हो सकता है और यह प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप रॉ प्राइस ही देख रहे हैं। लेकिन मेरे लिए यह फिर भी सिर्फ एक और पैटर्न है। यह वास्तव में हमें कुछ नहीं बताता। अगर आप सोचें कि आपने यहां क्या किया, आपने कोई कहानी नहीं बनाई। आपने बस एक लाइन खींच दी और अब कह रहे हैं, ऊपर टैप करेगा तो खरीदूंगा, नीचे टैप करेगा तो बेचूंगा। अब असलियत में यह अक्सर काम क्यों नहीं करता? इतने लोग इस कॉन्सेप्ट पर ट्रेड करके असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें तर्क की कमी है। लोग लाइन खींचकर यह समझने की कोशिश नहीं करते कि मार्केट के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है। वे बस एक मनमाना स्तर बना देते हैं और कहते हैं, इसने काल्पनिक लाइन को छुआ तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर आप गहराई से सोचें, यह लाइन मार्केट में वास्तव में मौजूद ही नहीं है। यह आपने बनाई है। अगर आप इसे डिलीट कर दें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी खत्म। हाँ, मार्केट ने पहले उस स्तर पर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन वह लाइन सिर्फ आपकी कल्पना में है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पसंद करते हैं तो करते रहिए। अगर आप उससे सफल हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो यही एक कारण हो सकता है। यह व्यापक संदर्भ या कहानी में कोई योगदान नहीं देता। इसलिए मेरे अनुसार यह अच्छा प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करेंगे। हम चार्ट पैटर्न्स भी ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे ट्रायंगल्स, वेजेस, हेड एंड शोल्डर्स आदि। मेरे अनुसार यह प्रभावी प्राइस एक्शन नहीं है। हाँ, तकनीकी रूप से यह रॉ प्राइस का उपयोग करते हैं, लेकिन मेरे विचार में ये लगभग बेकार हैं। अब अंतिम चीज जिसे हम उपयोग नहीं करेंगे वह है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस जैसी ही है। एक आरोही और असेंडिंग के ट्रेंड लाइन में हम कई लो को जोड़ते हैं और कहते हैं, जब तक मार्केट इसके ऊपर है ट्रेंड ऊपर है। एक अवरोही डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन में हम कई हाई को जोड़ते हैं और कहते हैं, जब तक मार्केट इसके नीचे है ट्रेंड नीचे है। समस्या क्या है? जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। ट्रेंड लाइंस अक्सर वास्तविक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं दिखाती। वे वास्तव में यह नहीं बताती कि ट्रेंड क्या है, और वे एक बड़ा जाल भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी रॉ मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा होता है, लेकिन ट्रेंड लाइन नीचे दिख रही होती है। अगर आप ट्रेंड लाइन पर भरोसा करके बेचते हैं तो आप एक ऐसे मार्केट को बेच रहे होंगे जो ऊपर ही जाता रहेगा। इसी तरह लोग ट्रेंड लाइन ब्रेक पर बेचते हैं। लाइन टूटी, क्लोज हुआ, बेच दो। लेकिन कई बार मार्केट तुरंत फिर ऊपर चला जाता है। मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्केट स्ट्रक्चर दृष्टिकोण से यह साफ हो नैरेटिव निर्माण होगा। हम पैटर्न आधारित विश्लेषण का उपयोग नहीं करेंगे। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड लाइंस का उपयोग नहीं करेंगे। हम मार्केट की कहानी पढ़ना सीखेंगे। चार्ट पर पैटर्न चिपका कर उम्मीद नहीं करेंगे कि वे काम करेंगे। तो अब जब हमने यह समझ लिया कि हम किन कॉन्सेप्ट्स का उपयोग नहीं करेंगे, अब मैं उन कैंडलस्टिक्स के अंदर थोड़ा गहराई से जाना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं
कि एक व्यक्तिगत कैंडल वास्तव में क्या दिखाती है और हम उनसे जानकारी कैसे निकालते हैं, क्योंकि यह बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है। और आगे हम जो भी करेंगे, लगभग हर चीज की नींव यही है। तो चलिए अभी यही करते हैं। हम जो चार्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें जापानी कैंडलस्टिक चार्ट कहा जाता है। ये क्या दिखाते हैं? ये अलग अलग कैंडल्स की एक श्रृंखला दिखाते हैं। इनमें से हर एक छोटी ग्रे या नीली स्टिक, आपके चार्ट पर ये हरी या लाल भी हो सकती है, कोई भी रंग हो सकता है, एक निर्धारित समय अवधि के भीतर हुई कीमत की चाल दिखाती है। उदाहरण के लिए, यहां हम 1 घंटे, 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हर एक कैंडल 1 घंटे की कीमत की मूवमेंट दिखा रही है। अब इन कैंडल्स की संरचना समझते हैं, और भले ही आपको लगे कि आप कैंडल्स को समझते हैं, फिर भी ध्यान से देखिए, क्योंकि हम सिर्फ संरचना नहीं, बल्कि यह भी समझेंगे कि वे ऐसा क्यों करती हैं और हम उन्हें कैसे पढ़ते हैं, जो असल में ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर कैंडल दो मुख्य हिस्सों से बनी होती है। बॉडी विक्स, ऊपरी और निचली छाया। बॉडी वह ठोस रंग वाला बड़ा हिस्सा होता है। विक्स वे पतली रेखाएं होती हैं जो ऊपर और नीचे निकली होती हैं। कैंडल की बॉडी उस समय अवधि के भीतर की पुष्टि की गई कीमत की चाल दिखाती है। अगर हम इसे 1 घंटे के चार्ट से जोड़ें, तो हर कैंडल 1 घंटे की मूवमेंट दिखा रही है। एक बुलिश, तेजी वाली कैंडल में ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से नीचे होता है, यानी घंटे की शुरुआत कम कीमत से हुई और अंत ऊंची कीमत पर हुआ। एक बेयरिश, मंदी वाली कैंडल में ओपन ऊपर और क्लोज नीचे होता है। घंटा खत्म होते ही अगला घंटा शुरू होता है और नई कैंडल बनती है। अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है और क्लोज ओपन से नीचे होता है, तो वह बेयरिश कैंडल होगी। तो कैंडल की बॉडी बस यह दिखाती है कि उस निर्धारित समय में कीमत कितनी ऊपर या नीचे गई। अब विक्स क्या दिखाती हैं? विक्स हमें रिजेक्टेड प्राइस दिखाती हैं, यानी वह कीमत जहां मार्केट गया लेकिन वहां टिक नहीं पाया। उदाहरण के लिए, अगर एक कैंडल में ऊपर लंबी विक है, तो इसका मतलब है कि उस घंटे के दौरान मार्केट ऊपर गया था, लेकिन घंटे के अंत तक वापस नीचे आ गया, यानी ऊपर की कीमत अस्वीकृत, रिजेक्ट भी हुई। उसी तरह नीचे की विक बताती है कि मार्केट उस समय अवधि में नीचे गया था, लेकिन अंत में ऊपर बंद हुआ। तो बॉडी और विक्स हमें बहुत सारी जानकारी देती हैं, और ये हमारी नैरेटिव बनाने की प्रक्रिया की रीढ़ है। क्यों? क्योंकि हर कैंडल वास्तव में खरीदार और विक्रेता की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और उनकी कार्रवाई को दिखाती है। अब हम इसे एक युद्ध की तरह समझ सकते हैं। खरीदार बनाम विक्रेता, रस्साकशी का खेल। कैंडल क्लोज होने पर हम देख सकते हैं कि कौन जीता। अगर बॉडी बड़ी है और विक छोटी, तो विजेता स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, एक मजबूत बेयरिश कैंडल लें। मार्केट ऊपर से खुला और पूरे घंटे में नीचे की ओर धक्का दिया गया और नीचे बंद हुआ। ऊपर की विक छोटी है, मतलब खरीदारों ने कोशिश की, लेकिन उन्हें तुरंत हटा दिया गया। नीचे की ओर बड़ी मूवमेंट, मतलब विक्रेता नियंत्रण में थे। इसका मतलब है मार्केट में बिकवाली ज्यादा है, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड घट रही है, इसीलिए कीमत नीचे आई। अब ऐसी स्थिति में हम आमतौर पर आगे भी नीचे की दिशा में ट्रेड ढूंढेंगे, लेकिन बड़ा संदर्भ, बिग पिक्चर कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ एक कैंडल के आधार पर ट्रेड नहीं लेते, लेकिन एक कैंडल हमें महत्वपूर्ण संकेत दे सकती है। अब एक अलग उदाहरण देखें। मान लीजिए एक कैंडल बेयरिश क्लोज हुई, लेकिन उसकी नीचे की विक बहुत लंबी है। मतलब मार्केट नीचे तक गया, लेकिन फिर खरीदारों ने जोरदार वापसी की और कीमत को लगभग वापस ओपन के पास पहुंचा दिया। तकनीकी रूप से वह कैंडल अभी भी बेयरिश है, लेकिन कहानी क्या कह रही है? विक्रेताओं ने मार्केट नीचे धकेला, लेकिन खरीदारों ने जबरदस्त ताकत से वापसी की और लगभग सारी गिरावट वापस ले ली। इसका मतलब हो सकता है कि नीचे कहीं भारी खरीदारी हो रही है। ये एक संभावित रिवर्सल संकेत हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम स्थिर पैटर्न्स कोड नहीं देख रहे। हम पढ़ रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ। हर कैंडल एक कहानी है, और जब कई कैंडल्स को जोड़ते हैं, तो वह पूरी किताब बन जाती है। जैसा मैंने कहा,
हम मोमेंटम क्लास में इसे और गहराई से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझ चुके हैं कैंडलस्टिक्स क्या हैं, उनकी संरचना क्या है और कैसे हम उनसे कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। अब जब बात आती है उस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की जिसे मैं करता हूं, तो हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि मुझे बेसिक रिटेल कॉन्सेप्ट्स जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस पर ट्रेड करना पसंद नहीं है। मैं जिस चीज के साथ काम करना पसंद करता हूं, उसे मैं लॉजिक बेस्ड कॉन्सेप्ट्स कहता हूं। और इसका कारण सीधा है, ये मेरे लिए सबसे अधिक तार्किक अर्थ रखते हैं। ये मार्केट की कहानी को बेहतर तरीके से बनाने में मदद करते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स की सूची देखें तो हमारे पास हैं मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई और डिमांड, मार्केट एफिशिएंसी, मोमेंटम, लिक्विडिटी। अब अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, और अगर आपको लगता है कि आप इन्हें समझते हैं तो भी इस बूट कैंप में आप इनके बारे में उससे ज्यादा सीखेंगे जितना आप अभी जानते हैं। इनमें से हर एक कॉन्सेप्ट की एक भूमिका है, हर एक का एक उद्देश्य है, और ये सभी मिलकर हमें मार्केट की संपूर्ण कहानी और नैरेटिव बनाने में मदद करते हैं, जिसके आधार पर हम अच्छे ट्रेड लेते हैं। एक, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है मार्केट किस दिशा में ट्रेड कर रहा है। हम हाई और लो का उपयोग करते हैं। हम बस मार्केट के बनाए हुए हाई और लो को चिह्नित करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर काफी गहराई है। जब हम इसे विस्तार से समझेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट की दिशा को विश्लेषित करने का यह कितना प्रभावी तरीका है। और मेरा मानना है कि अगली क्लास में हम इसी में प्रवेश करेंगे। दो, सप्लाई और डिमांड। यह एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पॉजिट है। जब हम सप्लाई और डिमांड की क्लास में प्रवेश करेंगे तो यह पूरी तरह बदल देगा कि आप मार्केट को कैसे देखते हैं। सप्लाई और डिमांड का मतलब है वे क्षेत्र जहां उल्लेखनीय खरीद या बिक्री मार्केट में प्रवेश कर रही हैं। हम सप्लाई और डिमांड का उपयोग करते हैं ट्रेड में प्रवेश करने के लिए उच्च संभावना, हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्षेत्रों को पहचानने के लिए, लक्ष्य तय करने के लिए और पोजीशन को निष्पादित, एग्जीक्यूट करने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट ऊपर की ओर संरचना बना रहा है, हायर हाइज और हायर लोज, तो हम एक डिमांड जोन की पहचान करेंगे और उसी क्षेत्र से खरीदारी करेंगे ताकि मार्केट को आगे ऊपर ले जाया जा सके। यह अभी बहुत सरल रूप में बताया जा रहा है। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि आप अभी पूरी तरह समझेंगे, लेकिन जब हम इस पर गहराई से जाएंगे तो यह आपके लिए गेम चेंजर होगा। तीन, मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी मूल रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि मार्केट अधूरे प्राइस रेंज को भरने के लिए वापस आना पसंद करता है। यह उन नए ऑर्डर्स को भरने के लिए लौटता है जो अभी तक रिटेस्ट नहीं हुए हैं। मार्केट एफिशिएंसी को आप इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप के नाम से भी जानते होंगे। हालांकि इन्हें अक्सर अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है। अभी के लिए इसे सरल रखें। इनएफिशिएंसी का मतलब है डिमांड या सप्लाई जोन से कीमत के बीच का खुला प्राइस रेंज जो अभी तक भरा नहीं गया है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट डिमांड से तेजी से ऊपर गया तो हम तुरंत कहीं भी ऊपर खरीद नहीं करेंगे। हम इंतजार करेंगे कि वह इम्बैलेंस या खुला प्राइस क्षेत्र भरे और तभी ट्रेड निष्पादित करेंगे। चार, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है कैंडल्स की ताकत, उनका आकार, उनकी गति। हम सिंगल कैंडल और मल्टी कैंडल मोमेंटम दोनों देखते हैं। हम देखते हैं कहां मूवमेंट तेज है, कहां धीमा हो रहा है, और इससे यह अंदाजा लगाते हैं कि क्या खरीदार अभी भी नियंत्रण में है या नहीं। उदाहरण, अगर ऊपर की ओर मूवमेंट बहुत तेज और शक्तिशाली है और पुल बैक कमजोर है, फिर दोबारा मजबूत बुलिश कैंडल्स बनती हैं, तो यह दिखाता है कि खरीदार नियंत्रण में है। इससे हमें दिशा के साथ चलने का आत्मविश्वास मिलता है। पांच, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी उन क्षेत्रों को संदर्भित करती है जहां मार्केट में ऑर्डर्स मौजूद हैं। यह एक विस्तृत और गहरा विषय है। हम इसे अलग क्लास में विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लें कि यह भी नैरेटिव बनाने का तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इन सभी कॉन्सेप्ट्स का उद्देश्य है मार्केट की संभावित दिशा को समझना, कहानी बनाना, तार्किक निर्णय लेना, न कि चार्ट पर स्थिर पैटर्न बनाकर उम्मीद करना कि वे काम करेंगे। इस बूट कैंप में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स में गहराई से उतरेंगे। सीजन 1 के दौरान इनमें से हर एक को विस्तार से तोड़ा जाएगा। आप इनके बारे में वह सब कुछ समझेंगे जो आपको जानना चाहिए सीजन 2 और 3 के एडवांस्ड स्तर में प्रवेश करने से पहले। यह बोट कैंप आपको इन टेक्निकल एलिमेंट्स के बारे में संभवतः किसी भी पेड प्रोग्राम से बेहतर सिखाएगा जिसमें आपने कभी नामांकन किया हो। मैं कुछ भी छिपा नहीं रहा हूं। मैं आपको हर वह चीज देने वाला हूं जो आपको इन अप्रोचेस को समझने के लिए चाहिए। तो ये था एपिसोड 1। ये अधिकतर एक परिचयात्मक क्लास थी। मैंने आपको दिखाया कि मैं किस प्रकार ट्रेड करता हूं, सरल दृष्टिकोण से। मैंने आपको प्राइस एक्शन समझाया, बताया कि हम किस पर ध्यान देते हैं और मैं मार्केट को कैसे देखता हूं। अगले एपिसोड में हम मार्केट को समझने के मूल सिद्धांतों में प्रवेश करेंगे और वह है मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा।